नेफे में पिस्टल चल गया जी। ये कालवेले रेप केस में क्यों नहीं चला पिस्टल रेप नेफे के अंदर? लेकिन अमीर आदमी के वक्त तो सीसीडी बकरी बन गई है। या तो बादशाहत के पैरोकार होते हैं, या बादशाहत का प्रोडक्ट होते हैं, या खुद बादशाह होते हैं, या आप फस्तायत के और एक टोटलिटेरियन रिजीम जो होता है, डिक्टेटरशिप होता है, उसके आलाकार होते हैं। या उसको कानून कहता है, सीआरपीसी और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कहती है कि जब पुलिस जब भी मिलिट्री कस्टडी में देगी किसी को, वो थ्रू जुडिशियल ऑर्डर देगी। जज ऑर्डर पास करेगा, वेल रीजन जुडिशियल ऑर्डर, स्पीकिंग ऑर्डर। उसके केस में जुडिशियल ऑर्डर ही नहीं है। तो हमने तो लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। वेलकम जी, सियासत.पीके से मैं हूं वकार बगार। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अबूजर सलमान याजी। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इट्स प्लेजर टू होस्ट यू। आपने एक पिटिशन फाइल की पंजाब हुकूमत के एडवर्टाइजमेंट के हवाले से। एक बड़ा तजाद पाया जाता है पंजाब में एडवर्टाइजमेंट के हवाले से, खर्चों के हवाले से। लोग इसके ऊपर बात करते थे। क्या पेशरफ्त है सर इस पिटिशन के हवाले से, और ये कैसे फाइल हुई और अब तक कहाँ पहुंची, और आगे क्या इसके इसके फायदा क्या होगा इसका जब वो जवाब दे देंगे? क्या पंजाब हुकूमत को फर्क पड़ेगा? वो तो खड़े होके कहते हैं जी भाई जहाज खरीदा है तो खरीदा है। आपको क्या मसला है? देखें वकार, सबसे पहले एक चीज समझने की जरूरत है। जितने भी दुनिया में पॉलिटिकल साइंटिस्ट आए, जितनी भी पॉलिटिकल साइंस की थेरीज आई, रिपब्लिक का जो कॉन्सेप्ट आया यूनान से, और उसके बाद उसको यूरोप में डेवलप किया, फिर सारी दुनिया ने उसको अडॉप्ट किया। हमने भी अडॉप्ट कर लिया जब आईने पाकिस्तान बनाया। उसमें एक चीज होती है कि रिपब्लिक का सबसे मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है फ्रूगैलिटी। फ्रूगैलिटी का मतलब होता है कि आपने जो है एक्सपेंस जो है स्टेट का, वो कम से कम खर्च करना है। और क्योंकि वो जो पैसे होते हैं, जो स्टेट का रेवेन्यू होता है, वो हमेशा जो जनरेट होता है वो अवाम से होता है। क्योंकि अवाम जो टैक्स पे करती है, उस टैक्स की पेमेंट के बाद जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो पब्लिक एक्सपेंडिचर, वो लोगों पे पैसे लगते हैं उनकी फलाह बहबूद के लिए। लेकिन हमने देखा पिछले जब से ये हुकूमत आई है 26 फरवरी 2024 से, उसकी आपको पता है किस तरह इनको ला के नाफिज किया गया जाली एक मैंडेट के साथ, फॉर्म 47 के तहत। चलिए उसको भी हम थोड़ा साइड पे कर लें इस डिबेट के लिए। हमने एक चीज देखी, एक चीज कॉमन है इसके अंदर। पिछले 2-2.5 साल में जितनी इश्तिहारबाजी, जितनी तशहीर जो है वो मरियम नवाज साहिबा की जाती तशहीर की गई हुकूमती पैसे से, हुकूमती पैसा भी नहीं, जो टैक्स पेयर का पैसा है उससे की गई। मेरे ख्याल से इसकी मिसाल पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में तो छोड़े, पूरी दुनिया में भी कहीं को आपको नहीं मिलेगी। तो मैं देखता हूं कि इस मुल्क में वॉशरूम, जो अवामी वॉशरूम्स हैं, उनके बाहर से लेके फ्रूट वाली रेड़ियों से लेके कोई जगह नहीं है जहां पे ये वासा की जो ये मशीनरी चल रही है लाहौर के अंदर, मैं कोई जगह नहीं देखता, कोई सड़क, कोई सरकारी इमारत, कोई सरकारी मशीनरी, सरकारी गाड़ी जहां पे हमें मरियम नवाज साहिबा की तस्वीर नजर ना आए। तो यहां से ये पता चल रहा है कि स्टेट का जो ऑब्जेक्टिव है, ये गोल है, उनकी डायरेक्शन है, वो सर्विस नहीं है, सर्विस डिलीवरी नहीं है, वो है जो एक फर्द वाहिद की जो है प्रमोशन करना। तो जाहिरी बात है, जब आप टैक्स पेयर होते हैं, आप देखते हैं, तो आपको तकलीफ होती है कि ये जो आपका पैसा है इसको किस तरह जाया किया जा रहा है, इसका किस तरह ज़या हो रहा है। तो मैंने फिर एक लेटर लिखा, और इसमें साथ ये बात कर दूं, ये जब मेरा माइंड कैसे बना, मैंने एक दिन देखा इतवार को पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पे एक अखबार छपती है और एक उसके साथ एक किताबचा आता है पूरा। तो उस किताबचे के अंदर मैंने गिना कि ये तस्वीरें कितनी है मरियम नवाज के अंदर। वो पूरी परफॉर्मेंस इन्होंने बताई, जी हमारी ये परफॉर्मेंस है, ये हमने काम किया, ये किया, वो भी। खैर हम उस पर डिबेट कर सकते, कुछ नहीं किया इन्होंने, पुरानी चीजों पे नए फीते काटे और कुछ नहीं किया। खैर, उसमें मैंने देखा एक छपता है 60 पेज का इतना बड़ा किताबचा, और उस किताबचे के अंदर जो तस्वीरें थी मरियम नवाज साहिबा की, वो 326 तस्वीरें थी 60 पेजेस में। तो मेरे ख्याल से वो एक काम कम लग रहा था, एक जाती तशहीर ज्यादा लग रही थी। तो फिर मैंने सोचा यार ये कितना कोई पैसा लग रहा है इसके ऊपर। फिर मैं टिकटॉक पे देखता हूं, मैं फिर इंस्टाग्राम पे देखता हूं, मैं ट्विटर पे देखता हूं, फेसबुक पे देता हूं, हर जगह इश्तिहारबाजी हो रही है। तो मैंने लेटर लिखा सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन कल्चर डिपार्टमेंट को, और साथ चीफ सेक्रेटरी पंजाब को, और मैंने डीजीपीआर, डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशंस, जो ये इश्तिहार सारे हैंडल करते हैं, कि मुझे आप डिटेल्स दें कि आपने अभी तक जब से ये हुकूमत आई है
कितने पैसे खर्च किए हैं मरियम नवाज साहिबा की तशहीर पे, पंजाब हुकूमत की तशहीर पे। टोटल जितना आपका पैसा, उसमें आपके सारे जो मोड्स ऑफ एडवर्टीजमेंट्स हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, आपका सोशल मीडिया, जिसमें ये चारों प्लेटफॉर्म्स हैं, आपका टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, कितने पैसे लगाए हैं आपने? आप मुझे इसकी डिटेल दें। वो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि जाहिर बात है जब ये चीजें बाहर आती हैं तो आपकी वो बेइज्जती तो होती है, क्योंकि लोग फिर एक्सपोज होते हैं कि जी ये तो कुछ और काम चल रहा है, अरबों रुपया लग गया है। तो वो उन्होंने डिटेल्स मुझे नहीं दी। फिर कानून में रिक्वायर्ड है, 2013 का कानून है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, मैंने उसमें फिर अपील फाइल की इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ पंजाब में। लेकिन जाहिर बात है उसके अंदर जो लोग बने बैठे हैं, इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं, वो इनके अपने लोग हैं जिनको इन्होंने खुद लगाया है। उनकी नौकरियां भी इनके ऊपर ही डिपेंडेंट, इनकी वेम्स के ऊपर। तो उसने भी कुछ नहीं किया, हालांकि एक जुडिशल फॉरम बनाया है कानून के तहत, लेकिन हुआ कुछ नहीं। फिर मैंने एक महीना वेट किया, फिर आई वॉज कंस्ट्रेंड, मैंने एक रिट पिटिशन फाइल की लाहौर हाई कोर्ट में कि जी ये मेरी ग्रीवियंस है, ये मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए जो मुझे नहीं दी गई। और आर्टिकल 19A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो एक फंडामेंटल राइट है, जो मुझे राइट टू इंफॉर्मेशन का हक देता है, जो मेरे से किसी का बाप नहीं छीन सकता, मुझे इन्होंने मेरा जो बुनियादी हक है वो वायलेट किया, मुझे नहीं दिया, उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है। तो मैंने पिटिशन फाइल की लाहौर हाई कोर्ट में, वो कल टेकअप हुई, वहां हेयरिंग हुई हमारी। फिर तीनों रिस्पोंडेंट्स को, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपीआर और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को नोटिस किया गया और उनसे जवाब मांगा गया कि विद इन 2 वीक्स आप इसका जवाब जमा कराएं। और आगे लेट्स सी, आपको पता है जुडिशरी का हाल क्या है, उस पर एक अलग डिबेट हो सकती है आजकल। इस तरह के केस लगना भी हमारे लिए तो रिलीफ होता है, सुनाई वो तो बात की बात है ऑर्डर, लेकिन पूरी कोशिश करेंगे। देखिए खान साहब कहते हैं अक्सर, हम जब उनसे मिलते थे, कि हार जीत नहीं देखते, आपने अपनी फाइट पूरी करनी होती है, लड़नी होती है। तो हम इंशाल्लाह ये जो कानूनी जंग है पूरी लड़ेंगे, और इस इंफॉर्मेशन के लिए पूरी कोशिश करेंगे, हमें ये दी जाए तो हम इसमें कानूनी जंग लड़ेंगे। लेट्स सी आगे क्या होता है। ये सर कानून के हवाले से और अदालतों के हवाले से इतना तकलीफ देह है कि आप जैसा एक सीनियर कानूनदान ये कहता है कि चलें जी ये भी बड़ी बात है कि केस लग गया है। ये मैं अपने आपको आप में बताऊं क्या है एक बहुत वकार, बड़ा देखो अलमिया है पाकिस्तान में कि केस लगना ही बहुत बड़ी चीज है मैं हमारे। बताऊं आपको क्या है, वकार, ये वो अदालतें हैं जिन्होंने, चले कुछ फैसले गलत भी दिए, हमारी तारीख है उस पर सवाल उठ सकते हैं, लेकिन ये वो अदालतें हैं जिन्होंने बड़े बड़े लोगों को अकाउंटेबल किया है। तो हमने ये भी देखा कि इस मुल्क में प्राइम मिनिस्टर भी डिस्क्वालीफाई हुआ इन्हीं अदालतों से। उसके अलावा हमने ये भी देखा कि सिट जो रिटायर्ड जर्नैल थे आपके, असलम बेग साहब और असद दुरानी साहब, असगर खान केस में सुप्रीम कोर्ट ने उनको भी अकाउंटेबल किया और कहा कि इन्होंने मियां नवाज शरीफ को और बाकी पॉलिटिकल लीडरशिप में पैसे बांटे यूनुस हबीब के थ्रू। आपको याद होगा एक बैंक का स्कैंडल जी। था पूरा, आईजीआई केस, पैसे बांटे ताकि पीपल्स पार्टी का मैंडेट छीना जाए, और कहा गया कि इन लोगों से रिकवरी की जाए। खैर उस ऑर्डर पे पूरी इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई, लेकिन ये वो अदालतें हैं जिन्होंने बड़े बड़े लोगों को अकाउंटेबल किया है। तो खैर ये पुराने टाइम तो रहे ही नहीं, अब चीजें चेंज हो गई हैं, लेकिन फिर भी एज लॉयर, एज समवन हु बिलीव्स ऑन रूल ऑफ लॉ, आपको अपनी कोशिश पूरी करनी चाहिए, क्योंकि बड़ी दफा आप जो अदालतों को ना शर्म दिला के भी उनसे रिलीफ ले लेते हैं। तो आजकल हमारी जो स्ट्रैटेजी होती है वो ये होती है कि जी आप ये करें, आपके पास पावर है, हम आपको बता रहे हैं आप करें। एक मॉरल प्रेशर होता है। लेट्स सी क्या होता है। अभी हमारी तरफ से तो कोशिश हमने की पूरी, आगे क्या होता है देखते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा सर एक और बिहेवियर भी है पंजाब हुकूमत का। इस वक्त मरियम औरंगजेब साहिबा वहां पर खड़ी होती हैं और वो ये कहती हैं कि हमने जहाज लिया तो भाई लिया है, इसमें क्या है। अब हाँ। वो आंखें निकालती हैं। उधर अज़मा बहारी हैं, वो खड़ी होती हैं, वो वीडियो व्लॉग करना शुरू कर देती हैं। वो कहती हैं आप लोगों को तकलीफ क्या है। सर हम्म। ये जहाज लेना, एडवर्टाइजमेंट करना, ये सारा पब्लिक का पैसा है। आपने कोर्ट में आप चले गए, कोर्ट आपको अखराजात बता भी देगी, फिर क्या होगा? क्या पंजाब हुकूमत रुकेगी इस चीज से? वो तो इस बयानिए पे है कि आपको है क्या, हमने खर्चा कर लिया, हम आप भी कर लें। अच्छा देखिए, ये पहली बात है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, एक जस्टिस साकिब निसार की जजमेंट है, एक फाइज ईसा साहब की जजमेंट है। ये कि आप तस्वीरें लगा के एक पॉलिटिकल लीडर की पब्लिक सेक्टर से पैसे निकाल के तशहीर नहीं कर सकते, ये इलीगल है, गैर आईनी, गैर कानूनी है। हम इस वजह से कोर्ट से ये इंफॉर्मेशन भी ले रहे हैं ताकि इनको फिर आगे रोका जाए, सारी डिटेल्स आए, आवाम को पता लगे ना। एक तो मॉरल प्रेशर होता है, एक लीगल स्ट्रेटजी होती है। खैर दूसरी बात, अब आ जाए इनके ऊपर, देखें अब या इस तरह के जो ढिठाई के बयान होते हैं ना, जब आप देते हैं कि जी जो करना है कर लो,
हमें कोई रोक नहीं सकता, हम करेंगे। ये आप तब देते हैं इस तरह के बयान। ये एक माइंडसेट की रिफ्लेक्शन होती है। जब आप जमहूरी लीडर नहीं होते, जब आप या तो बादशाहत के पैरोकार होते हैं या बादशाहत का प्रोडक्ट होते हैं या खुद बादशाह होते हैं, या आप फस्तायत के और एक टोटलिटेरियन रिजीम जो होता है, डिक्टेटरशिप होता है, उसके आलाकार होते हैं, या उसके एक वो कहते हैं फ्रंटमैन होते हैं, या फ्रंट पर्सन होते हैं, तब आप इस तरह के बयान देते हैं, क्योंकि आपको परवाह ही नहीं होती कि लोग क्या सोचेंगे। और ये आपको परवाह तब नहीं होती जब आपका वोट बैंक नहीं होता। जब आपका वोट बैंक 17 सीटों वाला हो जाए, तो फिर आप अवाम क्या सोचे कि आपके बारे में अवाम आपको बुरा कहे, अच्छा समझे, ये तो आपकी प्रायोरिटी नहीं रहती ना। जब आपने रूल ही करना हो थ्रू फियर, थ्रू मिस यूज ऑफ पावर, तो फिर अवाम की प्यार, अवाम की चाहत, अवाम का वोट बैंक तो मैटर ही नहीं करता। तो पीएमएलएन जो है वो जमहूरी मॉडल से एक डिक्टेटरशिप के मॉडल पर जा चुकी है, क्योंकि अवाम में तो पजीराई तो है नहीं, वोट बैंक तो है नहीं, मैटर ही नहीं करता, क्योंकि बिल्कुल बुरी तरह इलेक्शन हारे हैं, बिल्कुल क्लीन स्वीप हुआ इनके खिलाफ। वो तो फॉर्म 47 ना होता तो आपको पता लग जाता। ये तो आप उंगलियों पे गिन लेते इनके एमपी एमएनए असेंबली में बैठ के कितने हैं टोटल। सो जब व्हेन यू आर नॉट अकाउंटेबल, देन यू डोंट केयर अबाउट द विशेस, एस्पिरेशंस एंड डिजायर्स ऑफ द पब्लिक। आपको अवाम का दुख नहीं होता, अवाम की जो ख्वाहिशात हो। देखिए, आप ऐसे सूबे में जिसमें एक शख्स जो है वो कहता है मैं खुदकुशी कर लूंगा, या मैं बगैर कफन के अपने बेटे को दफन कर दूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है, और आप उधर ये बयान दें कि जी जो करना है कर लो, हमने 11 अरब का जहाज लिया है, तो ये बेशर्मी का जो सबसे एक्सट्रीम फॉर्म, सुपरलेटिव फॉर्म होती है, वो लेवल पे आप रीच कर चुके होते हैं। और ये इनकी एक एमपीए ने पिछले दिनों भी कहा है, शुक्र करें हमने 500 रुपए लीटर नहीं किया पेट्रोल, तो आप तब क्या कर लेते। ऑन रिकॉर्ड ये मैंने टीवी पे सुना है, इनके एग्जैक्टली। एमपीए है, उन्होंने बोला ये। सो इनको क्या परवाह है, अवाम क्या सोचती है, अवाम पिसे, अवाम घर को, इनको पता है ये स्टैब्लिशमेंट के आगे, स्टैब्लिशमेंट की गोद में बैठे हुए हैं। और आरओ हो, फॉर्म 47 हो, हर कुछ इनके लिए चीज मैनेज हो रही है, तो ये इस माइंडसेट के साथ बैठे हैं। सो अकाउंटेबल नहीं है, तो इस तरह के बयान तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं लोगों से। दूसरी जनाब साहब, हमने ये भी देखा ना, ये सिर्फ पंजाब का मामला नहीं है, वफाक में भी है। ख्वाजा आजम साहब की भतीजी शिजा फातिमा इस वक्त वो आईटी मिनिस्टर है। वो एक बिल ले आई कि किसी के घर के ऊपर भी खंबा आप ठोक दें, वो मना नहीं कर सकता, किसी के घर के नीचे से आप लाइन ले जाएं, कोई रोक नहीं सकता। तो मतलब ये आप अब आपकी पूरी जितनी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो अब गवर्नमेंट की हो गई है, एक तरह से कि अच्छा, गवर्नमेंट इसको ना अब ये जो आपका ये बेसिकली माइंडसेट की रिफ्लेक्शन है ना, जो हम बात कर रहे थे। इसको ना आप 3 हिस्सों में ले जाएं, इस इशू को। मैं 3 हिस्सों में इसको लेके जाना चाह रहा हूं। वो क्या है, देखें, पहला तो है, दो इश्यूज तो पंजाब से रिलेटेड हैं, ठीक है। एक तो जिस तरह क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाया गया और जिस तरह वो ऑपरेट कर रहा है पंजाब के अंदर, ठीक है। दूसरा, फिर एक अभी नया कानून पंजाब गवर्नमेंट का बिल आया, ठीक है, जिसमें इन्होंने एक एंटी सोशल एक्टिविटीज को केटर करने के लिए एक कानून बनाया, जो मुझे ये लगा कि शायद ना हम चले गए हैं वो किंग जॉर्ज के जमाने में। पाकिस्तान एक कॉलोनी है और वो बरतानिया से कानून आया है यहाँ की राया को जो है वो कंट्रोल करने के लिए। तो वो मुझे तो वो लगा, क्योंकि हम आवाम को तो वोटर समझते नहीं ना, राया समझते हैं ये लोग। ये फर्क है माइंडसेट में, ये साम्राज्य माइंडसेट होता है, कॉलोनियल माइंडसेट होता है। अवाम राया इनके लिए अवाम नहीं है, टैक्स पेयर्स नहीं है, एक वो। और फिर ये फेडरल गवर्नमेंट के लेवल पे एक कानून आया आपका, ये आईटी वाला। पहले आईटी वाले फेडरल गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं, क्योंकि हुकूमत तो ही नहीं की है ना, वो चचा बैठा है, वो ऊपर इधर भतीजी बैठी हुई है। अब वो कानून इतना खौफनाक कानून था कि इस तरह का कानून पूरी दुनिया में कहीं मौजूद नहीं है। देखें, आज तक 2-2,500 साल तारीख है पुरानी इंसान की, कानून की जो है, कानून जब बना, एक सिविलाइज सोसाइटी बनी है, उसमें एक चीज, जो 3 बुनियादी हकूक हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक राइट टू लाइफ, एक राइट टू लिबर्टी, और एक राइट टू प्रॉपर्टी। 3 कानून होते हैं जिसकी वजह से हुकूमत का काम होता है इनको प्रोटेक्ट करना है। लेकिन ये वाहिद हुकूमत है जो आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करना चाहती है कानून का सहारा लेके। वो और भी खुद भी नहीं, कि हम लेंगे एक प्राइवेट कंपनी के लिए जिसके मकसद है प्रॉफिट, एग्जैक्टली। अवाम की सर्विस नहीं है, ठीक है। कॉर्पोरेट एंटिटी की खिदमत करने के लिए अवाम लोगों की, आम लोगों की जमीन पर कब्जा करेंगे। आर्टिकल 23 और 24 आपके आइन का कहता है राइट टू प्रॉपर्टी। वो आपके प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। उसमें आपको राइट टू यूज प्रॉपर्टी, इंजॉय प्रॉपर्टी, यूटिलाइज प्रॉपर्टी। तो आपका
राइट जो है वो कोई दुनिया का कानून, आपका बुनियादी हक क्योंकि आइन उसको प्रोटेक्ट करता है, कोई कानून उसको ले नहीं सकता कि आपसे प्रॉपर्टी ली जाए जबरदस्ती आपकी। सो पहली बात तो ये हो गई, ठीक। और वो भी एक प्राइवेट एंटिटी के लिए, पब्लिक पर्पस भी नहीं है। या तो कहें जी हम यहां अवाम के लिए पार्क बनाना चाहते हैं, लैंड एक्वायर कर रहे हैं, सड़क बनाना चाहते हैं अवाम को ताकि फायदा हो, कोई लेक बनाना चाहते हैं, कोई डैम बनाना चाहते हैं, समझ आती है बात। और उधर भी कानून में कदगन होती है बहुत जगहों पे कि पब्लिक पर्पस के लिए भी खास वजूहात होती हैं तब ले सकते हैं। लेकिन एक प्राइवेट एंटिटी जिसका काम है पाकिस्तान में बैठ के पैसे कमाना, प्रॉफिट कमाना, उसके लिए आप लोगों की जमीन पे कब्जा करना चाहते हैं, ठीक है। सो माइंडसेट है, अवाम राया है, अवाम नहीं है, वोटर्स नहीं है, सिटीजन नहीं है, रियाया है, साम्राज्य हम है, ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं। अब आ जाए जी आप पंजाब गवर्नमेंट का जो कानून आया, आप इनको देखिए, इतने ये बेशरम है, ये इतने जालिम है। इन्होंने वह कानून बनाया कि आपको अगर आप प्रूव हो गया कि आप एंटी सोशल है, उसमें डिफाइन किया हुआ इन्होंने सेक्शन 7 में कि क्या क्या चीजें एक्टिविटीज एंटी सोशल होगी। फिर डिप्टी कमिश्नर्स को पावर दे दी कि आपको सजा भी दें, आपको एंटी सोशल डिक्लेयर भी करें, और फिर विदाउट जुडिशियल एक्सरसाइज, जुडिशियल अथॉरिटी के बगैर, कि जज ने नहीं करना, डीसीज ने करना, जो इनके अपने आलाकार हैं, इनके अपने अफसरान हैं, और फिर आपकी प्रॉपर्टी भी सीज कर सकते हैं वो, ये पावर भी दे दी। सोचें आपके डिप्टी कमिश्नर्स, ये डीसीज जो थे, इनका निजाम जो था, ये जब गोरे लेके आए थे, उनका सिर्फ मकसद ये था डीसीज को इतना पावरफुल करो, इतना पावरफुल करो कि जो राय है इनके आगे ना, आजादी के जज्बात इनके उभरे ना, ये हमेशा दबके रहें, इनको डरा के रखें, इन पे जुल्म करें। ये वही माइंड सेट है, अब लोगों को खामोश करें, इनको दबा के रखें। अब आ जाए आखिरी चीज पे जो सबसे बड़ा मेरे लिए प्रॉब्लम है। कल एक खबर आई, आपने देखा होगा कि जी, अब मैं डिटेल में नहीं जाता जी, एक हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से लिंक किया जा रहा है कि एक खातून गैर मुल्की जो है उनका अगवा हुआ, फिर अबडक्शन हुई, फिर रेप हुआ, ये चल रही सारी खबर कल आपको। अब मैं कभी भी ये नहीं कहता कि सीसीटी एक क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट पंजाब हुकूमत ने बनाया है, और उसका ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि उस डिपार्टमेंट ने अभी तक पिछले पिछले तकरीबन एक साल में तकरीबन 600 से ज्यादा इनकाउंटर्स में 900 से 1000 बंदा जो है वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किले में इनकाउंटर्स में मारा गया है। और उसमें एक ही स्टोरी होती है, हम इसको लेके जा रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे थे, साथियों ने हमला किया और क्रॉस फायरिंग में बंदा मारा गया। सब में सिमिलर स्टोरी है। इतनी कंसिस्टेंसी, इतना जो सिमिलैरिटी या स्टीरियोटिपिकल स्टोरी कहीं दुनिया में आपको नहीं मिलेगी कि हर वकूए में एक ही वाकया। तो इससे तो आप वैसी सस्पिशन रेज होती है कि यार ये झूठ है, किसी को ड्यू प्रोसेस नहीं दिया, किसी को कानून के मुताबिक ट्रीटमेंट। ये वो बना हुआ है कि इनका हाँ, ड्राफ्ट बना हुआ है, उसमें सिर्फ नाम तब्दील करते हैं। हाँ, नाम तब्दील होते हैं टेक्निकली, ठीक है। सो ये वैसे ही वॉयलेशन है। आर्टिकल 4 आपका आइन का कहता है राइट टू बी ट्रीटेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ, और आर्टिकल 10A जो कहता है राइट टू फेयर ट्रायल, कि आपको अदालत में पेश किया जाए, चालान जमा हो, फिर आपको सजा दी जाएगा, आपके खिलाफ एविडेंस है, ठीक है। ये एज लॉयर्स या एज बिलीवर्स ऑफ रूल ऑफ लॉ आपका बिल्कुल इस पर पुख्ता यकीन होना चाहिए। इसके अलावा जो मॉडल फॉलो किया जाता है उससे ज्यादती और इनोसेंट लोग मारे जाते हैं, जो आपने देखा चकवाल में हुआ। और ये चकवाल वाला तो हाईलाइट हो गया इंसिडेंट, क्योंकि शी वाज ऑस्ट्रेलियन, वो बच्ची जो थी बेचारी, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। ये कितने इनकाउंटर जिसमें आप बताएं मुझे, कितना परसेंट आप श्योर हो सकता है कि वो सारे के सारे वो लोग थे जिनको उन्होंने मारा है, उन्होंने जुर्म किया हुआ था। मे भी उसमें से 50% लोग मासूम थे, आपको नहीं पता, आप छोटी से नहीं कह सकते, शायद सारे मासूम थे, शायद सारे मुजरिम हों, लेकिन आप नहीं कह सकते क्योंकि उनको ड्यू प्रोसेस नहीं दिया गया, कानून फॉलो नहीं किया गया। तो आपने, दैट मींस सारे लोग गलत मारे जितने भी मारे हैं, क्योंकि आपके पास राइट नहीं था मारने का। जज का काम है बताना इस बंदे को सजाए मौत देनी है या कैद देनी है, पुलिस वाले का काम नहीं है, ना कानून उसको अलाउ करता है। सो अब वैसे आता है, कोई भी आपका रिपोर्ट होता है सीसीडी, मैं इस मॉडल को बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करता, लेकिन नॉर्मली होता है, कोई भी रेप केस आता है, ठीक है, उसमें क्या करती है सीसीडी, नेफे में पिस्टल चल गया जी, ओके, आपने विजिलेंटे जस्टिस कर रहे हैं, आप कर रहे हैं जी, बियॉन्ड द लॉ जाके मार रहे हैं, ठीक है। ये कल वाले रेप केस में क्यों नहीं चला पिस्टल रेप नेफे के अंदर, मेरा सवाल है ना। इसका मतलब क्या है कि ये वाला नेफे में पिस्टल चलने वाला जो कानून है, कानून तो है नहीं, गैर कानूनी काम है, जो मॉडल है, मॉडल ऑफ पनिशमेंट है या मॉडल ऑफ प्रोसिक्यूशन है, ये सिर्फ गरीब आदमी के लिए आपका, या वो बंदा जो ताकतवर नहीं है। इसका तो मतलब ये है कि सीसीडी तो इस तरह चल रही है जैसे
कि गरीब आदमी के लिए जो है वो ऑन द स्पॉट उसको आप फारिग कर देंगे, फ्राई कर देंगे या हाफ फ्राई कर देंगे। एग्जैक्टली। लेकिन अमीर आदमी के वक्त तो सीसीडी बकरी बन गई है, वैसे तो शेर बनी है। अमीर ताकतवर बंदा है तो शेर बन गई है। तो अब करते हैं ना वो मॉडल फॉलो। मैं नहीं कह रहा करें, नहीं करना चाहिए, कानून के मुताबिक डील करना चाहिए, लेकिन अब करते हैं ना। आप खुद एक हिपोक्रेसी के तहत मॉडल चला रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, मुझे जेल के अंदर, क्योंकि हमारे क्लाइंट होते हैं इस वक्त, इतनी जब देखें एब्सोलूट पावर जब होती है ना, वो करप्ट भी एब्सोलूटली करती है। अनचेक्ड पावर जब होती है, इस वक्त लिस्ट में, सीसीडी की लिस्ट में नाम डलवाने के भी पैसे लगते हैं, उसमें से नाम हटवाने के भी पैसे लगते हैं, और उसमें ऊपर से नीचे आने के भी पैसे लग रहे हैं। ये जब मैं जेल में क्लाइंट से मिलता हूं, वहां से मुझे कैदी बता रहे हैं। अब इसमें कितना सच है कितना झूठ है मुझे नहीं पता, लेकिन ये हर शख्स के मुंह, आप किसी क्राइम रिपोर्टर से पूछें लाहौर में, एक जरा कोट लखपत जेल का विजिट करें, कैंप इसके जेल ऊपर का, सर तो एक आपको और बता बात आई, देंगे। इसका ये भी कहा गया कि सीसीडी के ये जो टारगेटेड लोग हैं जिन्हें मार दिया जाता है, इनके अजाब ही जिस्म के बेचे जाते हैं। लेकिन एलिगेशन ही है ना। अब मसला ये है, इसका सोल्यूशन क्या है? ये तो अभी इनकी हुकूमत है जी, क्योंकि सरपरस्ती है मरियम नवाज साहिबा, ये मॉडल फॉलो कर रही है कि अवाम को ठोको, ठीक है जी, फ्राई करो। जो बंदा उसको कानून के मुताबिक ट्रीट नहीं करो, उसको आइन के मुताबिक ट्रीट नहीं करो, उसके बुनियादी हुकूक सस्पेंड रखो, उसको फ्राई करो या हाफ फ्राई करो, ये इजाजत है आपको, ठीक है, सीसीडी को। लेकिन कल को जब हुकूमत जाएगी ना ये, और इन्होंने जाना है, क्योंकि जो कहते हैं ना रियासत जो होती है ना, उसका आखिरी निशानी उसकी नाकामी की ये होती है कि वो अपने आखिरी टाइम पे ना लोगों पे जुल्म बड़ा करती है, बहुत ज्यादा। तो इसका आखिरी टाइम ही चल रहा है। लेकिन जिस दिन ये गई ना, ये पूरी सीसीडी और उसके ऊपर जो लोग बैठे हैं, जो चीफ मिनिस्टर साहब और सारे, ये एक जुडिशियल इंक्वायरी की मार है। जिस दिन एक इंडिपेंडेंट जज बैठ गया और ये पूरे 1,000 के 1,000 लोग जो इनकाउंटर्स में गए हैं और जो हाफ फ्राई किए गए हैं, कोई नेफे में हॉस्पिटल चल रहा है, पिस्टल कोई जो चल रहा है, जिस दिन इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो गई, ये सारे लोग इकदाम कत्ल, कत्ल और 337 के पर्चों में जेलों में जाएंगे, इनको सजाएं होगी, इन्होंने इतना जुल्म किया लोगों यहाँ पे। पर कंट्रोवर्सी एक और भी आ रही है सर, ये तमाम लोग जो डिस्कस हो रहे हैं और जिनके कहीं ना कहीं कोई पंगे हैं इस तरह के, एक राय ये भी है कि इन्होंने तो बाहर की दोहरी शहरियत भी ले ली है, और ये इन्वेस्टमेंट करके शहरियत लेते हैं जहां जाकर स्टे भी नहीं करना पड़ता, और वो तो तैयार बैठे हैं कि कभी भी फ्लाई कर देंगे जैसे ही वो सिस्टम से सर निकल। देखें, वो तो एक अलग डिबेट है ना जब जाएंगे। मैं आपको कह रहा हूं, व्हेन द लॉ विल टेक इट्स कोर्स, इन लोगों के ऊपर ना आसानी से ये नहीं जाएंगे। कोई बड़े बड़े लोग, एक एक घर के 4-4 लोग इनकाउंटर हुए हैं। मैं बल्कि आपको भेजूंगा, एक मैं देख रहा था, 3 भाई और एक बहनोई। एक मुझे नहीं पता वो मुजरिम थे नहीं थे, क्योंकि अदालत ने तो अभी बताया ही नहीं कि थे कि नहीं थे, क्योंकि हम्म। बताना तो अदालत ने था, गिल्टी है नॉट गिल्टी, कन्विक्टेड है कि नहीं है। वो 4 बंदे इसी स्टोरी के तहत जी, बंदे आए थे रिलीज कराने, क्रॉस फायरिंग में मारे गए, एक घर के 4 बंदे। सो ये सारी की जुडिशियल इंक्वायरी होगी, क्योंकि अगर जज तो बैठ गया, उसने तो फिर सवाल करना है ना जी, कब रवाना हुए थे पुलिस स्टेशन से, पहला फायर कैसे हुआ था, कहाँ कौन से खोल थे, सारे सवाल हो गए ना, कौन सा असला यूज हुआ था। जब ये सवाल होते हैं ना, तो फिर इनके पास जवाब नहीं होता। अभी तो वो कोई सवाल करने वाला नहीं है, सरपरस्ती है। और जुडिशरी आपके सामने है हमारी, ठीक है। वो काबा में बुत थे, जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, उन्होंने बुत निकाल के खत्म किए थे। तो इधर हमारी लाहौर हाई कोर्ट में भी बुत ही बैठे हुए हैं सारे, ठीक है, क्योंकि बड़ी पिटिशन फाइल हुई कि सीसीडी को अकाउंटेबल करें, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट इज टोटली साइलेंट, और वो फैसिलिटेट कर रहे हैं इसको। तो ये जिस दिन जुडिशरी थोड़ी सी पर दिखा दे, ये गए सारे सीसीडी और इसके ऊपर वाले सरपरस्त जो है। अंडरस्टैंड। बहरहाल ये एक उम्मीद की जा सकती है कि अब जो हालात पहुंचे हैं यहाँ पर जुडिशरी अपने पर दिखा दे। बहरहाल मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर आते हैं सर, वो भी एक अदालती निज़ाम के बाद एक अदालती निज़ाम बना। पाकिस्तान में इस वक्त मुतअद्दिद किस्म के अदालती निज़ाम है, एक तरफ मिलिट्री कोर्ट्स हैं, एक तरफ से नॉर्मल अदालतें हैं, फिर आईनी अदालतें हैं। हम्म। मिलिट्री कोर्ट्स में सर हसन न्याजी का और दीगर लोगों के केसेस चल रहे हैं, वहां पर अगेन एक तनाजा आ जाता है कि जिन लोगों ने माफी मांगी या अपने माफीनामे जमा करवाए, उनको कोई कानून था शायद मिलिट्री कोर्ट का जिसके तहत उन्हें माफी मिल गई, और जिन्होंने माफी नहीं मांगी उनको सजाएं दी जा रही हैं। कहाँ पहुंचा सर हसन न्याजी का केस और बाकी जो मिलिट्री कोर्ट्स के कैदी हैं, और किस हालत में है इस वक्त? यार देखो वकार, ये माफी वाला जो इशू है ना, ये तो ओवरऑल पूरे 9 मई पे अप्लाई होता है ना। जी। देखिए 9 मई में आपने देख ली, रियासत की जो मुनाफकत थी, जी। उससे एक चीज पता लगती है कि रियासत का मकसद ये नहीं था कि इंसाफ करना है, उनका मकसद ये था कि एक पार्टी को डिसमेंटल करना है, और ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ 9th में ये टारगेट था। अब मैं 2 एग्जांपल्स देता हूं, बाकी तो छोड़ दे।
जी। मुझे ये बताएं, एक ही गाड़ी में दलीप अब्बास थी और उसी गाड़ी में खदीजा शाह थी, ठीक है जी। जी। दलीप अब्बास इधर ही हैं, खदीजा शाह पहले बड़ा अरसा जेल में रही, उसके बाद खदीजा शाह का सारा कारोबार तबाह हुआ, ठीक है जी। उसके बाद उसको 5-10 साल की कैद भी सुना दी, ठीक है जी। इधर ये दलीप आबाद साहब हैं, तो दोनों के जुर्म में फर्क क्या था? अगर कोई था जुर्म, तो पहली बात है मैं मानता हूं उन्होंने कोई इंस्टिगेशन नहीं की, ना वो अंदर गई हैं, वो बाहर प्रोटेस्ट किया, उनका लॉफुल राइट था, वो किया। लेकिन मुझे ये बताएं, क्या एक दो अशखास के लिए डिफरेंट तराजू डिफरेंट था आइन का, उसका, आपके अदालत का, कानून का? फिर मुराद रास थे पीटीआई के, और भी थे, तो मुराद रास भी तो वहीं मौजूद थे, और बहुत सारी एग्जाम्पल दे सकते हो। तो मकसद ये था कि आप पार्टी तोड़ें, लोगों को पार्टी से साइडलाइन करें, और जो हो गया उसके लिए माफी है, उसने कोई जुर्म नहीं किया, जो इमरान खान के साथ लॉयल है, जो खड़ा रहा, उसको आपने सजा देनी है, और उसको आपने ऐसी सजा देनी कि बाकी लोगों को भी डराएं। और फिर जो एविडेंस थी, अभी तक अदालत में ये पेश नहीं की गई कानूनी तौर पे कोई एविडेंस, कि जो सीसीटीवी फुटेज थी उन एरियाज की जहां पे ये जुर्म हुए हुए एलिजिडली, उसकी कोई अनडॉक्टर्ड जो सीसीटीवी फुटेज पार्ट ऑफ एविडेंस नहीं बना। किन लोगों ने आगे आग लगाई, ये सारा कुछ डिटरमिन होना, इसके भी जुडिशियल इंक्वायरी जरूरी है, खैर वो देखेंगे बाद में कभी। लेकिन और एविडेंस क्या पेश की मेन पॉलिटिकल लीडर्स को सजा देने के लिए? जी, वो जवान पार्क में 3 पुलिस वाले वो निंजा टर्टल से ट्रेनिंग लेके आए थे, कि कमांडोज थे, कौन थे मुझे नहीं पता। वो एक सोफे के पीछे छुपा हुआ था, एक पर्दे के पीछे, और एक टेबल के नीचे इमरान खान बैठ के प्लानिंग कर रहा है, और वो सुन रहे हैं वहां पे। और उन्होंने बताया जी इमरान खान ने प्लानिंग की, मुझे अरेस्ट किया तो यहाँ हमला कर देना, जिना हाउस जाके सारा कुछ, ठीक है। सब झूठी एविडेंस टोटल। ये तो नॉर्मल कोर्ट्स में हुआ है। अब मिलिट्री कोर्ट की जहां तक बात है, देखिए मिलिट्री कोर्ट वाले ट्रायल जो है ना, जो मिलिट्री कोर्ट वाला ट्रायल है ना, उसकी तो मिसाल ही नहीं मिलती ना कहीं पे। मैं आपको 2-3 बातें बताऊंगा, आप खुद कहेंगे ये ट्रायल हुआ क्या हुआ है। देखें, पहला नुक्ता ये है, एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी ज्यादती की। मैं सल्यूट करता हूं जस्टिस आयशा को, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को, जस्टिस इजाजुल हसन को, और बाकी जजेस 5 टोटल जो थे, जिन्होंने ये फैसला दिया कि, और जस्टिस मुनीब अख्तर, कि जो मिलिट्री कोर्ट्स है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सिविलियंस का उधर ट्रायल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूटिव के अफसरान जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मुलाजिम है, आर्मी अफसरान जो हैं, वो जज का रोल एज्यूम नहीं कर सके, जुडिशरी एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन है। लेकिन फिर क्या हुआ? काजी फायदी सा, ये जजेस, अपील आई, तरमीमें आई, सारा कुछ आया, आईनी बेंच बने, सारा कुछ हुआ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्या दुनिया में मिसाल दी, लीगलाइज किया जी सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल। 18-18, 19-19 साल के बच्चे, यंग बैरिस्टर्स का, डॉक्टर्स का, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स का, ठीक है, 9th मई के प्रोटेक्स्ट में उनका मिलिट्री ट्रायल हुआ। चलें, ये तो पहले मैं, मेरा तो ये है कि जी ये कानूनी तौर पे हो भी नहीं सकता था, आईनी तौर पे, कि आर्टिकल 175 आपके आइन का कहता है जुडिशरी अलहदा इंस्टीट्यूशन है, एग्जीक्यूटिव अलहदा, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी का फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। लेकिन इधर आपके अफसरान जो थे वो जज बन गए। फिर अभी तक, आज की तारीख तक हसान न्याजी और किसी भी मिलिट्री कैदी को जो सजा हुई है, उस जजमेंट की कॉपी नहीं है रिकॉर्ड पे अवेलेबल। मैं अपील कैसे फाइल करूं? क्या बताऊं कि क्या गलत है इस जजमेंट में, जब मेरे पास उसकी कॉपी भी नहीं है? और ये सुप्रीम कोर्ट ने इनको लीगलाइज तो कर दिया, बहुत जुल्म किया, और ये कह दिया जी 45 दिन के अंदर कानून बनाए, इनको राइट ऑफ अपील दें। अभी तक साल 1.5 साल हो गए जजमेंट आए हुए सुप्रीम कोर्ट की, राइट ऑफ अपील नहीं बनाया, गवर्नमेंट ने नहीं दिया। और अभी तक चार्जशीट नहीं है, क्या थी, किसी के पास अवेलेबल नहीं है रिकॉर्ड, जजमेंट की कॉपी किसी के पास नहीं है। और फिर अच्छा, सजाओं में अजीब गरीब तरीके का मॉडल फॉलो किया गया। एक शख्स है जिसका वो कॉप्स कमांडर हाउस के अंदर गया, उसको 2 साल की सजा है, जो बाहर खड़ा है उसको 10 साल की सजा है। देखिए, सेंटेंसिंग का भी एक प्रोसीजर होता है ना, कि जितना बड़ा जुर्म है उतनी ज्यादा सजा, मतलब जिस तरह को तरीका होता है। यहां अजीब है, शक्लें देख के सजा। अब हसान न्याजी तो बाहर खड़ा था, वो तो अंदर गया ही नहीं, और एक एविडेंस नहीं थी हसान न्याजी के खिलाफ कि वो कह रहा है कि अंदर जाके कुछ करो, उसने कभी नहीं कहा, ठीक है। लेकिन उसको 10 साल की सजा है। और जो अंदर एक लड़का गया, मुझे नहीं पता क्या उसने किया था, लेकिन अंदर से हो गया, उसको 2 साल की सजा दी। सो शक्लें देख के सजाएं दी गई हैं। कानून, आइन, प्रिंसिपल्स ऑफ सेंटेंसिंग, कन्विक्शन की बेसिस क्या है, एविडेंस क्या थी, किस कानून के तहत सजा दी गई, और कानून का वो जो हिस्सा था, जो उसके इंग्रेडिएंट्स ऑफेंस के, वो क्या बनते थे नहीं बनते थे, कुछ नहीं पता। और हसान न्याजी का केस तो स्पेशल केस है, मैं बताता हूं क्यों। जी। उसको जब हवाले किया गया ना, नॉर्मल पुलिस से मिलिट्री कस्टडी में दिया गया,
तो कानून कहता है, सीआरपीसी और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कहती है कि जब पुलिस जब भी मिलिट्री कस्टडी में देगी किसी को, वो थ्रू जुडिशियल ऑर्डर देगी। जज ऑर्डर पास करेगा, वेल रीजन जुडिशियल ऑर्डर, स्पीकिंग ऑर्डर। उसके केस में जुडिशियल ऑर्डर ही नहीं है। तो हमने तो लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है कि जी उसका जो हवालगी थी टू मिलिट्री अथॉरिटीज वो इलीगल थी, कोई जुडिशियल ऑर्डर नहीं एग्जिस्ट करता स्पीकिंग। तो उसको तो पूरे ट्रायल को आप इलीगल डिक्लेयर करें। वो सितंबर 2025 में हमने पिटीशन फाइल की, मैं ही उसमें लॉयर हूं, साथ दो और लॉयर्स भी हैं। लेकिन अभी तक वो केस प्रॉपर सुना ही नहीं किया लाहौर हाई कोर्ट में। और उसमें 7 से 8 जज उस केस को रिक्यूज कर चुके हैं कि हम नहीं सुन सकते पर्सनल रीजंस की वजह से। यार वैसे तो दुनिया का हर केस सुन रहे हैं आप, लेकिन इस ऐसे केस में जो मुश्किल है सुनना, उसमें पर्सनल रीजन आ गया। मैं के इल्जाम नहीं लगा रहा किसी पे, लेकिन जो रीजनेबल एक ऑब्जेक्टिव माइंड के साथ आपके माइंड में जो इंटरप्रिटेशन आती है सारी चीज की, यही लगता है कि आप इस केस को, क्योंकि इसमें ताकतवर लोग हैं, आप नहीं सुनना चाह रहे। ये इस वजह से बहुत सारी चीजें हैं जिसमें साफ पता चलता है कि अनफेयरनेस है, जस्टिस नहीं हुआ। ये लगता है कि 9 मई में ज्यादा ये मुझे लगता है उसमें कि उसमें एक पार्टी को डिसमेंटल करने की कोशिश की है। उसके 9 मई के बाद जो प्रोसिक्यूशन हुई है, जिस तरह अदालती निजाम इस्तेमाल हुआ है, पुलिस इस्तेमाल हुई है, उसमें वेंजेंस नजर आती है मुझे। उसमें मुझे आपका डिसमेंटलिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी नजर आती है, और मुझे इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आता। अगर इंसाफ होता तो खदीजा शाह और अंदलीब अब्बास को सेम ट्रीटमेंट मिलती। अगर इंसाफ होता तो हसान न्याजी और मुराद राज को सेम ट्रीटमेंट मिलती। और सेम ट्रीटमेंट का मतलब ये सजा मिले। सेम ट्रीटमेंट का मिलता है, ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि उनके बुनियादी और आईनी हकूक को प्रोटेक्ट किया जाता, और जो कानून कहता है उसके मुताबिक उनके साथ डील किया जाता। जुर्म बनता है तो वो तब बनता है जब कानून कहता है बनता है। एक कोई शख्स, कोई खास कहते हैं जुर्म बनता है, तो वो जुर्म कभी नहीं बनेगा। कानून जब कहेगा कोई चीज तो तब जुर्म बनेगा। अबूज़र सलमान याज़ी साहब, आपकी राय का, आपके वक्त का और आपके तज़किये का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।